Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is the structure of nephron and the function of kidney. लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से यूरिनरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था, तो वो जो उस लेक्चर का जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं क्योंकि इस टॉपिक का और उस टॉपिक का एक क्लोज रिलेशन मौजूद है। जब यूरिनरी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमें समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ किडनी भी जो है ना समझ आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन बेसिकली जो होता है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। यानी किडनी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उन सब में का जो बेसिक रोल प्ले करता है वो नेफ्रॉन होता है। तो एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है कि 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होती हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आप देखें तो एक सिंपल सी डायग्राम इसकी नजर आती है। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसके दो जो है ना वो मेन पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल कहते हैं। जो फर्स्ट इसका पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं जी रीनल कॉर्पसल। अब जो रीनल कॉर्पसल होता है हमारे पास, इस रीनल कॉर्पसल के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है जो एक बॉल लाइक होता है, इसको हम कहते हैं ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हो गया, बॉल लाइक हो गया, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी ग्लोमेरुलस, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये वॉल ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है, तो इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस को जो है ना वो एक कप शेप होती है जो इसको सराउंड करता है, इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इसको कहते हैं क्योंकि बोमेन एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो इसी वजह से उसके नाम की वजह से इसको हम जो है ना बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो ये रीनल कॉर्पसल के दो पार्ट हमारे पास हो गए। एक हमारे पास हो गया जी ग्लोमेरुलस हो गया और दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास बोमेन कैप्सूल हो गया। अब जब हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट के दौरान किडनी को 20% ब्लड सप्लाई किया जाता है और हार्ट से रीनल आर्टरी के जरिए जो ब्लड है वो किडनी की तरफ आता है। तो रीनल आर्टरी जो होती है वो आगे डिवाइड हो जाती है। रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड आता है किडनी को और जो रीनल आर्टरी है ये आगे डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल के अंदर। तो आर्ट्रियोल दो तरह के हमारे पास होती है, एक होती है एफरेंट आर्ट्रियोल और दूसरी होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो ए से स्टार्ट होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल। अब एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है हमारे पास? एफरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल होती है जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और इफरेंट आर्ट्रियोल ये जो हमारे पास ये जा रहे हैं इसको हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है? इफरेंट आर्ट्रियोल ऐसी आर्ट्रियोल होती है जो कि यहां से ब्लड जब लीव करके जाता है तो वो आता एफरेंट के जरिए और यहां से लीव जो है ना वो करके जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए। तो ये तो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल हो गए। अब जो इसका दूसरा पार्ट होता है, इस दूसरे पार्ट को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल हमारे पास ये होता है रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है? अब रीनल ट्यूब्यूल के तीन पार्ट्स होते हैं फर्दर। जो पहला पार्ट होता है ये एक आगे जो बोमेन कैप्सूल है वो एक बालदार बना देता है। इस जो बालदार होता है इसको हम कहते हैं, पहला इसका पार्ट उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल पहले को कहते हैं और कन्वोलेटेड कहते हैं बालदार को। और आगे ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब क्योंकि ये नाली की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में है, तो इस वजह से हम इसको जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब जो दूसरा इसका पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है यू शेप का, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, हेनले एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसका नाम जो है रखा जाता है लूप ऑफ हेनले। तो इसका थर्ड पार्ट होता है, इस थर्ड पार्ट को हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो थर्ड पार्ट होता है इस थर्ड पार्ट को हम कहते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोलेटेड। ये भी बालदार होता है और ये भी ट्यूब की फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो अब रीनल ट्यूब्यूल के तीन पार्ट हो हमारे पास, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया और हमारे पास हो गया जी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
अब लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं लूप ऑफ हेनले, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। मैं यहाँ पे DL लिख देता हूँ, डिसेंडिंग लिम्ब। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसको डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं डिसेंडिंग नीचे को कहते हैं और असेंडिंग कहते हैं ऊपर को। तो जो लूप ऑफ हेनले है जो नीचे की तरफ आ रहे हैं इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और वो लूप ऑफ हेनले जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब जो हमारे पास पूरी जो लूप ऑफ हेनले होती है, पूरी नेफ्रॉन होती है, इसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज सराउंड करती हैं। अब यहाँ से जब रीनल आर्ट जब हमारी इफरेंट आर्टरी जब यहाँ से जाती है तो आगे ये जो है ना, ये पूरे जो है ना यहाँ से आगे जो है ना, ये आगे ये एक पूरे जो नेफ्रॉन है इसको सराउंड कर लेती है और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देती है। अब ये हमारे पास क्या है, इसके गिर्द क्या मौजूद है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होती हैं। पूरी जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसके गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होती है। अब यहाँ पे इफरेंट ये दो तरह की होती हैं बेसिकली हमारे पास। यहाँ से जो इफरेंट आर्टरियोल के जरिए जा रही हैं, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना रही हैं, इसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये हमारे पास हो गया जी पेरीट्यूबुलर, मैं ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ट्यूबुलर कैपिलरीज इसको कहते हैं। ये हो गया जी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इसको पेरीट्यूबुलर। और ऐसी जो कैपिलरीज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं अराउंड द लूप ऑफ हेनले, इसको हम कहते हैं वेसा रेक्टा, इसको हम कहते हैं वेसा रेक्टा कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो होती है इसको हम कहते हैं वेसा रेक्टा। तो ये तो इसके दो पार्ट होगा। जो लास्ट इसका पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये हमारे पास हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास जब यूरिन इसके फंक्शन के में जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है, तो यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद अब लास्ट में जो यूरिन बन जाता है, वो सारे प्रोसेस गुजरने के बाद लास्ट में जो है ना वो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जो है ना वो चला जाता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। अब हम डिस्कस करते हैं जी फंक्शन ऑफ किडनी को। तो किडनी का जो फंक्शन होता है इसके दो बेसिक फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है वो होता है यूरिन फॉर्मेशन, और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो दो इसके मेजर फंक्शन होते हैं। तो पहला जो फंक्शन होता है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है, और जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। अब फर्स्ट इसका जो हमारे पास पहला जो इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब जो यूरिन फॉर्मेशन होती है इसके फर्दर तीन जो है ना वो स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन। पहला जो स्टेप होता है हमारे पास वो होता है फिल्ट्रेशन। पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। अब जो नेफ्रॉन होता है उसकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पे इसकी दो आर्टरियोल होती हैं, एक एफ्रेंट आर्टरियोल और दूसरी हमारे पास होती है इफ्रेंट आर्टरियोल। तो जो एफ्रेंट आर्टरियोल होती है ये वाली, इसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। अब यहाँ पे जब ब्लड इसके अंदर आता है जिसका डायमीटर ज्यादा होता है, जब लीव करके जाता है जिसका डायमीटर कम होता है, तो यहाँ पे प्रेशर पैदा होता है। तो उस प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन हमारे पास, तो जब जैसे प्रेशर पैदा होता है तो उस प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेट है वो ग्लोमेरुलस से अंदर वुमेन कैप्सूल की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो फिल्ट्रेशन हो रही है एक प्रेशर के तहत हो रही है, इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन इसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब जो प्रेशर फिल्ट्रेशन जब हो जाती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो हमारे पास यहाँ पे आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गए, साल्ट्स हो गए, अब ये जो होते हैं वो इस ग्लोमेरुलस से आ जाते हैं वुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। वो यहाँ पे ग्लोमेरुलस पर मौजूद है, फिल्ट्रेशन हुई। अब फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो आयंस हैं, ग्लूकोज है, साल्ट है, वो ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं।
अब जो ग्लोमेरुलस होती है, इसकी जो वाल होती है वो पोरस होती है, थिन होती है, वेरी स्मॉल थिन होती है। अब इसमें से जो लार्ज मॉलिक्यूल हो गए वो तो गुजर नहीं सकते। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया और वाटर हो गया साल्ट, वो यहाँ से ग्लोमेरुलस से आ जाते हैं वो में, कैप्सूल में। तो अब ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हमारे पास जो फिल्ट्रेशन हो रही है ग्लोमेरुलस हो रही है, इस वजह से ये जो फिल्ट्रेशन होती है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो यहां तक इसका जो पहला प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हो जाता है। यानी टोटल जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो रीनल कॉर्पसल तक होता है। यानी ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है एक प्रेशर के तहत होती है और ये फिर आ जाती है बूमेन कैप्सूल। अब यहां तक हमारा जो फिल्ट्रेट है वो यहां तक आ चुका है। अब इस फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें होती हैं? ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है इसमें हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है, वाटर है और सॉल्ट मौजूद होते हैं। ग्लूकोज है, वाटर और सॉल्ट मौजूद होते हैं इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो सेकंड इसका प्रोसेस है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसको हम क्यों कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? दूसरा इसका प्रोसेस हो गया हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन मतलब होता है जज्ब होना, री का मतलब दोबारा। तो यहाँ पे दोबारा जो है ब्लड के अंदर जो हमारे पास ग्लूकोज हो गए, आयंस हो गए, साल्ट्स हो गए, वो हमारे पास ब्लड में दोबारा क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब होते हैं। क्यों रीअब्जॉर्ब होते हैं? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि क्योंकि हमारे पास जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो भी चीजें इस डक्ट में आएगी वो कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर जो है ना वो आगे जो है ना यूरिन फॉर्म होती है और वो जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाती है, बाहर चली जाती हैं। तो क्योंकि ये चीजें जाया ना हो इसलिए जो है ना वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अब जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, हमने इसमें तीन, हमने कहा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में तीन चीजें होती हैं, ग्लूकोज है, वाटर है और साल्ट है। तो इसमें दोबारा ब्लड कैपिलरीज होती है और ये जो ग्लूकोज है, साल्ट और वाटर दोबारा इन ब्लड कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब जो ग्लूकोज होता है यहाँ पे ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है, ग्लूकोज जो होता है ये रीअब्सॉर्ब होता है डिफियन के प्रोसेस से, और जो साल्ट H2 है ये रीअब्सॉर्ब होता है ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस से, और जो साल्ट हैं ये रीअब्सॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफियन क्या होता है? डिफियन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। दूसरा प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और इसमें जो है ना वो सिलेक्टिव परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो है ना वो जरूरत होती है, सेल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है इसमें ऑस्मोसिस में। अब जो दूसरा इसमें फर्क है डिफियन और ऑस्मोसिस में वो ये है कि डिफियन के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो यानी वाटर वो सारे उसमें जो है ना मूव करते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस की जब हम बात करेंगे तो ऑस्मोसिस में सिर्फ जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो बेसिकली दोनों हमारे पास डिफियन और ऑस्मोसिस हायर से लोअर की तरफ होती हैं, लेकिन जो एक बेसिक डिफरेंट है वो यही है कि डिफियन में मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती और ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। तीसरा हमारे पास है सॉल्ट, जो मूव करते हैं वो मूव करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसमें एनर्जी जो है ना जरूरत होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं। अब हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये हमारे पास ये रीअब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल लूब है, इसमें जो होता है जो डिस्टल लूब है इसमें वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और यहाँ पे जो असेंडिंग लैम्प होती है इसमें वापस जो होता है ना वो NaCl रीअब्सॉर्ब होता है, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं इसमें दोबारा जो है वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये तो हमारे पास हो गया सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन।
और थर्ड जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब ट्यूबुलर सेक्रीशन का मतलब ये है कि जो नेफ्रॉन की जो डक्ट्स होती हैं, अब इस डक्ट्स में हमारे पास जो होता है एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स, अब ये जो एपिथेलियल होते हैं ये सेक्रेट करते हैं आयंस हो गए, आयन स्पेसिफिकली हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्रिएटिन आयन हो गए। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये ल्यूमेन में सेक्रेट करते हैं। यहाँ ये जो स्पेस होती है इसके अंदर जो जगह होती है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ये ल्यूमेन में सेक्रेट करते हैं, ये ल्यूमेन हो गया। तो जब ये ल्यूमेन में सेक्रेट करते हैं तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट जा रहा होता है उसकी जो पीएच होती है उसको क्या किया जाता है, मेंटेन। तो ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब नाली को कहते हैं, और सेक्रेशन, ये जो सेक्रेशन एक ट्यूब में हो रही है इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन। और इसका पर्पस ये होता है कि जो फिल्ट्रेट होता है उसकी जो पीएच होती है उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अब नॉर्मल जो ब्लड होता है उसकी जो पीएच होती है वो हमारे पास होती है 7.35 से लेकर 7.45 होती है इसकी पीएच। तो जब ट्यूबुलर सेक्रेशन हो जाती है और ट्यूबुलर सेक्रेशन के नतीजे में यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है, और ये जो यूरिन है ये फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। ये जो यूरिन बनता है, ये जो यूरिन है ये हमारे पास आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे यूरिन आ जाती है, और इस यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट में आती है, और इस यूरिन की जो पीएच होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है जब 6 होती है, 6 होती है। जो यूरिन फॉर्मेशन होती है इसकी जो पीएच होती है हमारे पास 6 होती है। अब जब यहाँ पे यूरिन बन जाती है, यूरिन बनने के बाद फिर जो होता है हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट में आती है, और कलेक्टिंग डक्ट अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ड्रा करें, यूरिनी सिस्टम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमने देखा था इसका। तो इस पे दो वन पेयर ऑफ किडनी होता है, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट किडनी और ये हमारे पास हो गया राइट किडनी। अब जो इसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होते थे, और ये हमारे पास जो एड्रीनल, और ये जो राइट किडनी है थोड़ा सा नीचे होता है क्योंकि इसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पे इसके ऊपर लीवर मौजूद होता है, और यहाँ से यूरेटर निकलती है, और जो कि ये यूरेटर और ये हमारे पास हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हमारे पास यूरेटर हो गया और ये हमारे पास हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अब जब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आ जाता है, अब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आने के बाद फिर जो है ये जो यूरिन होती है ये फिर आ जाती है यहाँ पे हमारे पास कोन शेप होती है इसके अंदर, किडनी के अंदर, इसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड कहते हैं। अब रीनल पायरामिड इसका जो एंड पॉइंट होता है यहाँ पे डक्ट्स होती है, इसको हम कहते हैं पेपिलरी डक्ट्स। ये डक्ट होती है इसको हम कहते हैं पेपिलरी डक्ट्स। तो यूरिन जब फॉर्मेशन होती है वो कलेक्टिंग डक्ट से फिर आ जाता है पेपिलरी डक्ट्स में आता है, पेपिलरी डक्ट्स में आता है, और पेपिलरी डक्ट से फिर ये आ जाता है यूरेटर में। ये यूरेटर की नाली होती है। पेपिलरी डक्ट और पेपिलरी डक्ट से फिर ये आ जाता है रीनल हाइलस। यहाँ से जहां से यूरेटर निकल रहा है इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को इसको कहते हैं रीनल हाइलस। तो पेपिलरी डक्ट से फिर ये आ जाता है रीनल हाइलस में आ जाता है, और रीनल हाइलस से फिर यूरेटर इसमें आता है, और ये यूरेटर हो गया इसमें आ जाता है, और ये फिर जो है ना यूरेटर से फिर ये आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर जो है ये यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये तो होता है यूरिन जो है वो किस तरह से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट। अब हम बात करते हैं जी ऑस्मोरेगुलेशन, किडनी किस तरह से सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करता है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है कि बॉडी में जो सॉल्ट है और वाटर है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। वाटर हमने ये देखा कि वाटर जो होता है डिसेंडिंग लेयर में वाटर रिअब्सॉर्ब होता है, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे जो भी वाटर रिअब्सॉर्ब होता है।
जब वाटर की एक्सेस अमाउंट होती है, वाटर ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि तमाम जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। सिग्नल हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस फिर ये रिलीजिंग फैक्टर सेक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस ये फिर सेक्रेट करता है रिलीजिंग फैक्टर, और ये जो रिलीजिंग फैक्टर है ये फिर जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर होता है, मीडियन और पोस्टीरियर, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल है ये जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये फिर हार्मोन सेक्रेट करता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच या वैसोप्रेसिन। अब जो यही एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये फिर जो है ना वो आता है ये नेफ्रॉन की इधर डिसेंडिंग लिम्ब में, और यही जो है हमारे पास ये वाटर के रीअब्सॉर्ब आता है यहाँ पे। तो ये तो हो गई वाटर की रीअब्सॉर्प्शन। अब NaCl कैसे रीअब्सॉर्ब होता है असेंडिंग लिम्ब के अंदर? अब सिग्नल जो है ये हमारे पास हाइपोथैलेमस वही कंट्रोल सिस्टम है। अब हाइपोथैलेमस जो होता है ये फिर सिग्नल देता है एड्रीनल ग्लैंड, यहाँ पे जो एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है, एड्रीनल ग्लैंड को रिलीजिंग फैक्टर आता है। यहां से भी 2 ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, एक रिलीजिंग फैक्टर होता है, दूसरा होता है इनहिबिटिंग फैक्टर। तो जब रिलीजिंग फैक्टर आता है हाइपोथैलेमस से उस वक्त जो ग्लैंड्स होता है वो हार्मोन सेक्रेट करता है। जब इनहिबिटिंग फैक्टर आता है तो फिर जो वो हार्मोन होता है वो उसके वो जो ग्लैंड्स होता है वो हार्मोन इनहिबिट करता है, उसकी सेक्रेशन को रोक देता है। तो यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर आता है एड्रीनल ग्लैंड, और इसका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ये, अब एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, अब एड्रीनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उस हार्मोन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ये असेंडिंग लिम्ब में आता है, और असेंडिंग लिम्ब के अंदर NaCl के वापसी इंतजाम को बढ़ा देता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया है आज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ किडनी को। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।